जो हमारा थर्ड चैप्टर है हिस्ट्री बुक का, वह रूलिंग द कंट्री साइड्स। कंट्री साइड्स का मतलब जो विलेजेस थे उस पर कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार किया, और जब ब्रिटिशर नए नए इंडिया में सेटल हुए उन्होंने बंगाल की दीवानी हासिल की और साथ साथ उन्होंने पूरे देश को जीतना स्टार्ट किया, तो उसका इफेक्ट जो है वो ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे पड़ा। पहले तो ब्रिटिशर्स क्या थे, वो कंपनी क्या थी, एक मेनली एक व्यापारी कंपनी थी, ट्रेड करने आई थी। तो ट्रेड करते थे वो, तो ग्रामीणों से उनको ज़्यादा लेना देना होता नहीं था। वो ज़्यादातर ट्रेड कहाँ से करते थे, वो जो प्रोड्यूसर्स होते थे, जो प्रोड्यूस बनाते थे, या किसानों से वो चीज़ें खरीदते थे और उससे किसानों को पैसे देते थे, अपना लेकर चले जाते थे। लेकिन जब वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बन गए, एक पॉलिटिकल पावर बन गए, तो अब उनको क्या करना था, उनके साथ कंपनी का वो किसानों के साथ, उन व्यापारियों के साथ केवल एक व्यापारी वाला रिश्ता नहीं रह गया। अब उनके रिश्तों में कुछ चेंजेस आ गए, क्योंकि अब इनके पास शासन हो गया, ये नवाब हो गए, ये दीवान हो गए, इनके पास वो रेवेन्यू की चीज़ आ गई। तो अब उनको उसको उस एरिया को मैनेज भी करना है, उन किसानों को कैसे उनसे रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट की जाए, वो भी उनको मैनेजमेंट करना है। यानी कि उनके पास ढेर सारी जिम्मेदारियाँ आ गई, और उस जिम्मेदारियों का उनको फ़ायदा भी हुआ। पहला हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि कैसे बंगाल की उनको दीवानी मिल गई तो उनको फ़ायदे हुए। पहले उनको व्यापार करने के लिए जो है इंग्लैंड से सोना चांदी लाने पड़ते थे, और फिर वो यहाँ के व्यापारियों को, किसानों को देते थे, फिर उनसे सामान खरीदते थे और ले जाकर दूसरे देश में या यूरोप में बेचते थे। लेकिन अब वो चीज़ें पलट गई। अब उनको वहाँ से सोने चांदी और जो महंगी वस्तुएँ थी, या जो भी कीमती मेटल्स हैं, उनको नहीं लाना पड़ता था, और अब वो यहीं से रिवेन्यू कलेक्ट करते थे, क्योंकि यहाँ के दीवान हैं, यहाँ के शासक हैं वो। तो शासक को तो, जो ग्रामीण लोग हैं या जो किसान हैं, बाकी सारे लोग हैं, शासक को टैक्स उनको देना पड़ता है। तो वो जो टैक्स से उनको पैसे मिलते थे, वो जो लैंड रिवेन्यू मिलती थी, लोग जो भी किसान जो प्रोडक्शन करते थे उसका कुछ हिस्सा इनको शासक को, नवाब को, पहले नवाब को देना पड़ता था। अब जो है कंपनी नवाब बन गई थी, यानी कि अब उनको वो हिस्सा किसको देना है, कंपनी को देना है। तो उस पैसे का यूज़ करके अब कंपनी जो अपना ट्रेड करने लगी। तो उसके बाद जो कंपनी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ें स्टार्ट की, उससे वो जो ग्रामीण लोग थे, किसान थे, वो जो छोटे मोटे व्यापारी थे, जो गांव में बैठकर चीज़ें बनाते थे, वस्तुएं बनाते थे, हाथ से बनी हुई चीज़ें बनाते थे, उनमें कुछ चेंजेस आए, उनने और कंपनी के रिलेशन में कुछ चेंजेस आए। और उसी को इस चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर जब कंपनी दीवान बनी, कंपनी नवाब बनी, तो उसने अपना जो शासन है वो कंट्री साइड पे, ग्रामीणों पे कैसे स्थापित किया, और कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसके सामने आई, और साथ साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो किसानों के सामने आई या उन व्यापारियों के सामने आई। तो इसमें सबसे पहले जैसे चैप्टर स्टार्ट होता है, एक फिगर दिया हुआ है, इसमें फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765। यानी कि हमने बात की थी कि 1765 में जब मीर जाफर की डेथ हो गई, तो कंपनी ने कहा कि अब किसी पपेट को राजा नहीं बनाना है, पपेट को बंगाल का नवाब नहीं बनाना है, अब कंपनी खुद शासक बनेगी। रॉबर्ट क्लाइव ने ये चीज़ कही। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई कि रॉबर्ट क्लाइव को मुगल सल्तनत, चूँकि मुगल भी बक्सर की लड़ाई में एक तरफ मुगल भी थे, मीर कासिम की तरफ मुगल आ रहे थे, तो कंपनी को उनको वो हिस्सा देना पड़ा, और रॉबर्ट क्लाइव ने वो दीवानी एक्सेप्ट की। लेकिन इसमें जो तस्वीर दी गई है, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है कि तस्वीर जो है उसमें दिखाया गया है कि जो फंक्शन था वो काफ़ी भव्य था, और एक जो पेंटर ने इसको बनाया उसने दिखाया है कि जो क्लाइव को मुगल रूलर जो है, बादशाह है, वो दे रहा है, तो काफ़ी बड़ा ओकेज़न है उनके लिए, कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी बात है ये सारी चीज़ें। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। चीज़ें कैसी हुई थी, एक छोटे से किसी टेंट में चीज़ें हुई थी, जहाँ पर लोगों ने दस्तखत किए होंगे, साइन किए होंगे, और एक को दूसरे की दीवानी सौंप दी गई। लेकिन कंपनी के लिए काफ़ी क्या बड़ी बात थी, कंपनी खुद नवाब बन गई। तो उस चीज़ों को दिखाने के लिए यहाँ पर उस फिगर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। उस फिगर को, उसमें वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत काफ़ी गर्व की बात है, इसलिए उस जो चित्र बनाया गया उसमें कई सारी चीज़ें जो है वो बढ़ा चढ़ा कर एग्जेरेट करके दिखाई गई हैं, बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई हैं। वही बात हुई, हमने बात की थी, कंपनी जो है वो चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर हो गई, जो भी कंट्रीज टेरिटरीज के अंडर में थी उससे उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना था। और उसके बाद कंपनी को क्या करना था, अब चूँकि कंपनी अभी भी कंपनी ही थी, लेकिन रेवेन्यू के उसको अब एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है, और साथ साथ अपने कंपनी का भी काम करना है, यानी कि जो व्यापार का काम है वो भी उसको करना है। दोनों चीज़ों को उसने मैनेज करते हुए फिर अपना शासन स्टार्ट किया बंगाल में। ओवर द ईयर इसके बाद जो बात करते हैं, ओवर द ईयर द कंपनी आल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विथ सम कॉशन। यानी कि चूँकि कंपनी क्या थी, बाहर से आई थी, लोगों के लिए वो अभी भी एक विदेशी थे, पहले वो हमारे ऊपर शासन करने लगे थे,
लेकिन जनता के लिए तो वे विदेशी थे ना, बीइंग एन एलियन पावर, वो विदेशी थे, बाहर से आए थे, वहाँ की पावर थे। इट नीडेड टू स्पेसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैव रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। तो पहले इनको उन लोगों को समझना था कि कैसे पहले के लोगों ने यहाँ पर शासन किया था, कैसे पहले के लोग शासन करते थे, और उससे जनता जो है वो खुश रहती थी या जनता को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्योंकि यार आपको अगर शासन करना है तो आपको जनता को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देनी है, क्योंकि जनता के ऊपर ही शासन करना है। तो उस लिए क्या हुआ, जो जो दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी इंटायरली एलिमिनेटेड। क्या करना है कि अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना है, जो पहले शासन करते थे उनके ऊपर कंट्रोल तो रखना है कि हमारे अंडर में रहें, लेकिन साथ साथ उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया उन्होंने। क्योंकि अगर पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे तो सारी जिम्मेदारी जनता की इनके ऊपर आ जाएगी। अभी क्या ये बाहर से हैं, इनको शासन में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका काम क्या है, व्यापार करना है। लेकिन इनके लिए उन्होंने क्या किया, जो पहले जो छोटे मोटे जमींदार थे या जो छोटे गांव में बड़े लोग थे, जो उस एरिया में जिनका प्रभुत्व था, वो नवाब के दम पे या नवाब के बल पे वहाँ पे अपना शासन करते थे, वहाँ की चीज़ें देखते थे। कंपनी ने क्या किया, उन पे कंट्रोल किया और उनका सहारा लेकर गाँव पर शासन करना स्टार्ट किया। बात जो टॉपिक है उसमें रेवेन्यू की बात हुई, हमने बात की थी कि कैसे 1765 से पहले उनको रेवेन्यू के लिए अपने सोने चांदी लाने पड़ते थे, या यहाँ से वस्तुएं खरीदने के लिए अपना सोना चांदी लाना पड़ेगा। लेकिन जब उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर आ गई और वहाँ से बंगाल से उनको खुद दीवानी मिलने लगी या रेवेन्यू मिलने लगा, तब वहाँ से ब्रिटेन से उनको सोने चांदी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब उनको शासन मिला तब उनको पता चला कि बंगाल की इकनॉमी में एक उस टाइम काफ़ी डीप क्राइसिस थी, कई सारे प्रॉब्लम्स थे उसमें। सून इट वाज क्लियर दैट बंगाल इकनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। जब उनको एडमिनिस्ट्रेशन मिला तो उनको लगा कि यहाँ से ढेर सारे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे और उसका यूज़ करके हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदेंगे और फिर यूरो में बेचेंगे, उससे प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन रियलिटी में हालत जो है बंगाल की उससे कुछ अलग थी। बंगाल में क्या है, बंगाल की इकनॉमी में एक क्राइसिस चल रही थी। वो क्राइसिस कैसी क्राइसिस थी, कई सारे प्रॉब्लम थी। पहला प्रॉब्लम क्या था, द artisans were deserting villages since they were being forced to sell their goods to the company at low prices। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी हमने बात की थी कि कंपनी को प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब वो इंडिया में सामान जो है बने हुए सामान को कम प्राइसेस पे खरीदेगी और यूरोप में ज़्यादा प्राइसेस पे बेचेगी। तो उसने क्या किया था, जब लोगों को बहला फुसलाकर या उन पर दबाव डाल के, क्योंकि और कोई ख़रीदने वाला था नहीं, तो उनसे प्रोड्यूस करवा के और फिर जो भी प्रोड्यूसर थे उनसे कम दामों पर वो खरीदती थी, जिसके कारण से वो जो प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे उनको नुकसान होता था। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, वो जो प्रोड्यूस करने वाले बहुत सारे लोग थे उन्होंने काम धंधा ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, कंपनी सारा माल खरीद लेती है या ले लेती है और ज़्यादा पैसे हमको देती नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। तो वो एक समस्या विद्यमान हो गई किसमें, वो जो गाँव में रह के लोग प्रोडक्शन करते थे, कोई कपड़े बनाता था, कोई मिट्टी के सामान बनाते थे। चूँकि अब नवाब भी नहीं रह गए, पहले नवाब होते थे, राजा रजवाड़े होते थे, तो उनके दरबार में या अपने दरबार को सजाने के लिए वो इन लोगों से काम लेते थे, इन लोगों से वस्तुएं खरीदते थे। तो वो जो एक अपर क्लास सोसाइटी थी, राजा और उसके दरबारी, उसके मंत्री, उसके जो भी ऑफिसर थे, वो भी शौकीन होते थे इन चीज़ों के। तो इन लोगों को जो प्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति थे उनको वहाँ पर अपना रोज़गार मिल जाता था। लेकिन अब चूँकि राजा रजवाड़े उनकी पावर खुद ही ख़त्म हो गई, वो बेचारे खुद किसी दूसरे की दया पर जिंदा हैं, तो वो किसी दूसरे को कैसे संभालेंगे। तो वो प्रॉब्लम आई और कंपनी उनसे प्रोड्यूसर्स से जो है कम दाम पे खरीदती थी, तो प्रोड्यूसर्स के साथ जो है काफ़ी सारी समस्याएं हो गई। साथ साथ पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यू दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। दूसरा क्या था, पीजेंट जो किसान थे, किसान जो है उनसे रिवेन्यू मांगी जाती थी और उनका इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था। कंपनी या उससे पहले जो नवाब थे जितना उनसे रिवेन्यू मांगते थे उनका उतना प्रोडक्शन ही नहीं होता था, जिससे कि वो अपना जो है उनको लैंड रिवेन्यू पे कर सकें या टैक्स दे सकें। तो उसके कारण से उनके साथ भी समस्याएं थी। तो तीसरी समस्या क्या थी, आर्टिशनल जो प्रोडक्शंस हैं वॉज इन डिक्लाइन एंड एग्रीकल्चर कल्टिवेशन सो साइन ऑफ कोलैप्स। जब जो किसान है उसको कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है किसानी करने में, जो व्यापारी है या जो प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है जो हाथ से बनाता है सामान, उसको कोई चीज़ नहीं दिख रही है, कोई मोटिव नहीं दिख रहा है जिसकी उसका प्रॉफिट हो रहा है, उसको भी नुकसान हो रहा है। तो दोनों लोग क्या हो गए थे, हताश हो गए थे, इसलिए इकनॉमी में ज़्यादा कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा था। और साथ साथ एक टेरिबल घटना घट गई इन 1770 में। एक टेरिबल फेमिन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल। एक भूखमरी, एक महामारी आ गई, कोई बीमारी हुई, सूखा पड़ गया और उसके कारण से लगभग
भूख के कारण से, गरीबी के कारण से लगभग 10 मिलियन पीपल्स यानी कि 1 करोड़ के आसपास लोग बंगाल में उनकी डेथ हो गई उस भूख के कारण। भूखमरी आ गई, फेमिन आ गया, जो अकाल पड़ गया जिसको कहते हैं, अकाल आ गया। अकाल का मतलब क्या, खाने की समस्याएं हो गई, लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। और उस अकाल के कारण बंगाल में 1770 में इतना भयानक अकाल पड़ा कि लगभग लगभग 10 मिलियन पीपल यानी कि लगभग लगभग 1 करोड़ लोगों की डेथ हो गई। और वो 1 करोड़ क्या थे, उस टाइम की 1/3 पॉपुलेशन थी बंगाल की। यानी कि बंगाल में अगर 3 करोड़ लोग रहते थे तो 1 करोड़ लोग जो है उनकी डेथ हो गई केवल और केवल इस अकाल में। तो उस टाइम जब कंपनी ने बंगाल की दीवानी हासिल की तो ढेर सारी समस्याएं थी। अब कंपनी ने तो सोचा था कि ढेर सारा रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, लेकिन जब उसने देखा तो रियलिटी में हालत कुछ अलग थी। और उस हालत से अब कंपनी को निपटना था, और उस हालत से कंपनी को निपट के अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या किया कि तो पहली बात जो कंपनी को समझ में आई कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू क्रिएट करना है, लैंड रेवेन्यू देना है, तो लैंड रेवेन्यू कहाँ से आएगा, किसानों से आएगा। यानी कि जो किसान, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, किसानी अच्छी होगी, तो हमको टैक्सेस भी ज़्यादा मिलेंगे, और हमको टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगी तो हम उसके उस पैसे का यूज़ करके गुड्स सामान खरीदेंगे, जिससे कि व्यापार भी हमारा अच्छा होगा, प्रॉफिट भी हमको ज़्यादा होगा। तो पहली चीज़ क्या थी, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना सबसे ज़रूरी था। And the economy was in ruin. If the economy was in ruin, could the company be certain of its revenue income? अगर इकोनॉमी में प्रोडक्शन, इन्हें किसान खेती नहीं करना चाहता है, व्यापारी जो भी प्रोड्यूसर है, जो वो हाथ से बनाना वाला व्यक्ति है, वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, जो कारीगर है, जो हस्तशिल्प वाले लोग हैं, वो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, तो कंपनी को फ़ायदा कहाँ से होगा। तो वही लाइन पहले लिखी है, अगर इकनॉमी जो रूइंस में है, इकनॉमी जो है वही दबी कुचली है, वही बर्बाद है, तो कंपनी को अपना रिवेन्यू इनकम कहाँ से मिलेगी। तो इसके मोस्ट कंपनी के ऑफिसर ने क्या सोचा, मोस्ट कंपनी ऑफिसर बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी इंकरेज एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसमें कंपनी ने 3 व्यवस्थाएं लेकर आई। पहले उसने सोचा कि अगर एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा तो हमको लैंड रेवेन्यू मिलेगी, और लैंड रेवेन्यू हमको मिलेगी तो हमारा व्यापार इम्प्रूव होगा। और उसके लिए उन्होंने कुछ सोचबीन करके एक कंपनी ने फाइनली एक परमानेंट सेटलमेंट या लैंड रेवेन्यू का एक नया सिस्टम जो है अडॉप्ट किया। पहले उसका कुछ अलग नियम था, जो कि आप जितना प्रोडक्शन होता है उसका इतना पार्ट दीजिए, और किसान उतना दे नहीं पाते थे। तो उनको लगा कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमको भी पैसे मिलें और किसान को भी जो नुकसान ना हो, साथ साथ किसान भी प्रेरित हो, या उससे कि जो ज़मीन है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, अगर उसमें कोई अच्छे खाद लगाएंगे या कुछ अच्छी तरीके की तकनीकें यूज़ करेंगे, और किसान जो है अगर वो मोटिवेट होगा खेती करने को, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमको टैक्स ज़्यादा मिलेंगे, और हमको टैक्स ज़्यादा मिलेंगे तो कंपनी को फ़ायदा होगा। तो उसका सॉल्यूशन के लिए कंपनी ने एक व्यवस्था बनाई लैंड रेवेन्यू की, जिसको 1793 में लागू किया। उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। ये पहली व्यवस्था थी। टोटल 3 तरह के लैंड रेवेन्यू के सिस्टम हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड पढ़ेंगे महालवाड़ी, एंड थर्ड पढ़ेंगे रैयतवाड़ी, जिसको कि रीड एंड मुनरो की व्यवस्था भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो था वो परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट क्या था, उन्होंने क्या कहा, जो छोटे छोटे राजा थे या छोटे छोटे जिनके 2-4 गाँव पे कब्जा था, जिनको तालुकेदार कहते थे, उनको कंपनी ने कहा कि आप जमींदार हैं। यानी कि जो आपके एरिया में, आपके अंडर में जो इतने भी किसान रहते हैं, सबकी ज़मीन के मालिक आप हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि किसान जो प्रोड्यूस करे उसमें से हमने कुछ फिक्स कर दिया कि इतना हर साल हमको रिवेन्यू चाहिए, जो भी लैंड रेवेन्यू जितना प्रोडक्शन होता है उसका इतना पार्ट हमको चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी है, आप जमींदारों की है, तो कि आप किसानों से कलेक्ट करें, और कलेक्ट करने के बाद उसका कुछ पार्ट आप अपने पास रखें, और बाकी पार्ट किसको दे दें, कंपनी को दे दें। तो देवर आस्क्ड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट से, वो जो किसान थे उनसे रेंट कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, और जो जमींदार जितना भी कलेक्ट करेगा, तो उस जमींदार को इन्होंने पहले बोल दिया कि हमको इतने पैसे चाहिए। वो जो रेंट था, जो अंग्रेज़ों को मिलना था, वो उन्होंने फिक्स कर दिया कि आप 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आपको हर साल हमको इतना देना है, और आप किसानों से वसूलो, और उसका कुछ पार्ट 1/10 जो है 1/10 पार्ट आप अपने पास रखो, और 9/10 पार्ट हमको दे दो। तो यही परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट, इसको हिंदी में स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या था कि लैंड रेवेन्यू जो है वो स्थिर था, स्थायी रूप से फिक्स कर दी गई, 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, जितने भी साल के लिए। और उसको ये कहा गया कि अब फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं होगा। ये जो व्यवस्था है, आपको इतना एक फिक्स अमाउंट हमको पे करना है। और इससे कंपनी को क्या लगा, कंपनी को लगा इट वॉज फेल्ट दैट दिस वुड इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। पहला तो ये हो गया कि
जब हम ज़मींदारों को बोल देंगे कि हमको हर साल इतना चाहिए, तो हमको हर साल उतनी अमाउंट पैसे मिलेंगे। साथ साथ अगर ज़मींदार हमने कह दिया कि अगर अगर मान लो कंपनी ने कहा कि हमको एक फिक्स अमाउंट चाहिए और ज़मींदार उससे ज़्यादा कलेक्ट कर लेता है, तो वो जितना पहले अमाउंट फिक्स था उतना ही कंपनी को देगा और बाकी उसके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो इससे क्या ज़मींदार इंकरेज होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिवेन्यू कलेक्ट किया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगा वो, जब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में इन्वेस्टमेंट होगी, ज़मीन में खाद के, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तब ना ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्ट कर पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने का तरीका क्या है कि ज़मीन में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, किसानी में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए। अगर पानी की समस्या है तो पानी पहुँचाया जाए, अगर खाद नहीं मिल रहा है तो अच्छी खाद की व्यवस्था की जाए, अलग तरीके की टेक्निक्स यूज़ की जाएँ जिससे कि जितना से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो। ये कंपनी ने सोचा कि अगर हमने ज़मींदारों से एक फिक्स्ड अमाउंट मांगा तो वो फिक्स्ड अमाउंट तो हमको मिलेगा और उससे ज़्यादा कलेक्ट करने की उम्मीद में ज़मींदार क्या करेगा, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे प्रोडक्शन होगा। लेकिन समस्या कुछ चेंज हो गई और जो कंपनी ने सोचा वो था वो हुआ नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अब वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? तो इसमें सबसे पहली समस्या क्या आई? पहली समस्या तो ये आई कि कंपनी ने जाने अनजाने में, पहले तो ऐसा हुआ कि कंपनी ने कहा कि हमको इतनी फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, लेकिन कंपनी ने कोई सर्वे नहीं किया, कोई कुछ पता नहीं किया कि यहाँ से ज़मीन से इतना प्रोडक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसने क्या किया, सबके लिए बराबर रिवेन्यू फिक्स कर दी कि हर खेत से या हर किसान से, हर एरिया से हमको इतनी रिवेन्यू चाहिए। लेकिन सब एरियाज जो है डिफरेंट होते हैं, कहीं पर प्रोडक्शन जो है फसल अच्छी होती है, कहीं पर फसल अच्छी नहीं होती है। तो जहाँ पर अच्छी होती है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आने के चांसेज हैं, जहाँ पर नहीं होती वहाँ से कम रेवेन्यू आने के चांसेज हैं। तो ये समस्या हो गई और जमींदारों ने ये कहा, पता जमींदारों को लगा ये कि जितना रेवेन्यू इन्होंने हमसे मांगा है उतना तो हम दे ही नहीं सकते, या रेवेन्यू जो है वो जितना देने लायक है, जो कैपेसिटी उससे काफ़ी ज़्यादा हाई उन्होंने रेवेन्यू फिक्स कर दी है। और इस कारण से अब ज़मींदार जो उन्होंने सोचा था कि ज़मींदार हमको जो है वो ज़मीन से पैसे कलेक्ट करके देंगे, लेकिन वो अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि ज़मींदार बेचारा उतना कलेक्ट कर ही नहीं पाता था। और उस कलेक्ट ना कर पाने के कारण बहुत सारे ज़मींदार जो हैं उन्होंने खुद अपनी ज़िम्मेदारी भी खो दी, क्योंकि अंग्रेज उनको बेदखल कर देते थे कि तुम हमको इतनी रेवेन्यू ला कर नहीं दे रहे हो, मतलब हम तुमसे तुम जो एरिया है वो छीन लेंगे या तुमको हम बेदखल कर देंगे, तुम्हारी चीज़ें, तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज है उसको लेकर हमको पैसे ला के दो कहीं से भी, इतना फिक्स है तो उतना हमको मिलना चाहिए। तो जमींदार की बहुत सारी जमींदार खुद की ज़मीन जमींदारों की बिक गई केवल और केवल अंग्रेज़ों को पैसे देने में, और बहुत सारे उन्हें देने से मना कर दिया तो उनको हटा दिया गया, दूसरे फिर लेने को कोई वो एरिया वो ज़मीन तैयार नहीं था। तो ये कंपनी को पहली प्रॉब्लम आई। सेकेंड प्रॉब्लम क्या हुई, थोड़ी चीज़ें कुछ इम्प्रूव हुई, जैसे बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी द सिचुएशन कुछ चेंज हुई और मार्केट में वस्तुओं की कुछ कीमतें बढ़ी। मार्केट में अगर वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो किसान को फ़ायदा होगा, किसान ने प्रोड्यूस किया है और अगर मार्केट में उस वस्तु की प्राइस बढ़ गई तो किसान को फ़ायदा होगा, यानी कि अब किसान जो है ज़्यादा रेंट देने के या ज़्यादा रेवेन्यू देने के सक्षम होगा। तो इससे क्या हुआ, ज़मींदारों ने बहुत सारी रेवेन्यू कलेक्ट की। पहले समस्या क्या हुई, पहली समस्या थी कि कई सारे एरियाज़ में उतना रेंट कलेक्ट नहीं होता था जितना उन्होंने मांगा था, और कुछ आगे चल के सिचुएशन कई जगहों पे ऐसी हुई कि जितना रेंट उन्होंने फिक्स किया था उससे कई ज़्यादा गुना ज़मींदार कलेक्ट करने लगे। लेकिन अब ज़मींदारों को तो फिक्स था कि इतना ही देना है, तो वो जितना उनको अंग्रेज़ों को देना होता था देते थे और बाकी पैसा वो खुद बचा के रख लेते थे। कंपनी को ये बात पता चली तो कंपनी को थोड़ा उसको ठगा हुआ थोड़ा महसूस हुआ कि ज़्यादा प्रॉफिट कौन ले रहा है, ज़मींदार ले रहे हैं, हमको मिल नहीं पा रहा है। यानी कि वो जो उन्होंने फिक्स्ड की थी व्यवस्था 10 साल 15 साल के लिए, उसको अब चेंज करना पड़ेगा। तब ना, अगर हमने चेंज करके उनसे ज़्यादा मांगा था हमको ज़्यादा मिलेगा ना, अगर हम फिक्स्ड रह गया तो जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो कौन ले जाएगा, ज़मींदार ले जाएगा। और तीसरी समस्या क्या हुई कि उन्होंने सोचा था कि अधिक रिवेन्यू के लालच में ज़मींदार जो है वो ज़मीन में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ज़मींदार पहले तो बहुत सारे ज़मींदारों की खुद की ज़मीन बिक गई, इतना प्रोडक्शन होता ही नहीं था। और बाद में ज़मींदारों ने क्या किया, उनको क्या था, उनको तो अगर ज़्यादा भी उनको मिलता था तो उन्होंने ज़मीन को इम्प्रूव करने में कोई महत्व दिखाया नहीं। उन्होंने बाकी क्या किया, अगर सरकार ने या कंपनी ने एक ज़मींदार को कहा तो वो ज़मींदार क्या करता था, किसी अपने दूसरे व्यक्ति को कहता था तुम जाके रेंट कलेक्ट करना, और वो पहला वाला जिससे कंपनी का टाई अप था वो जाकर खुद शहर में रहता था बड़े बड़े घर में, तो वो उसका गांव से कोई लेना देना था ही नहीं। तो इस कारण से उसने क्या किया, उनको ज़मीन को या खेती को इम्प्रूव करने में कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिखाया, वो इम्प्रूव उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ही नहीं। तो ये 3-4 समस्याएं हो गई। अब ये 3-4 समस्याओं, इसके अलावा किसानों की अपनी समस्या थी, ये तो कंपनी और ज़मींदार की समस्या थी।
किसानों की अपनी समस्या थी। ऑन द अदर इन द विलेज द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा दमन पूर्वक व्यवस्था किसानों को लगा, जो लोग प्रोड्यूशन करते उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा दमनकारी व्यवस्था है। द रेट ही पेड टू द जमींदार वॉज हाई एंड हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इनसिक्योर। पहला क्या था कि जमींदार, अगर कोई किसान अपना रेंट जो है पे करने के इच्छुक नहीं होता तो जमींदार उसकी ज़मीन छीन लेता था। तो किसानों को क्या लगा, एक तो हम इतना हाई रेंट दें और साथ साथ हमारी ज़मीन पे हमारा ये अधिकार ना रह जाए। तो किसानों में जो है वो आक्रोश आ गया कि हमारी ज़मीन पे हमारा अधिकार ही सुरक्षित नहीं है, ज़मींदार आता है ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन छीन लेता है। साथ साथ टू पे द रेंट ही हैड टू ऑफ्टन टेक ए लोन फ्रॉम मनी लेंडर। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता था कि अगर रेंट कुछ ज़्यादा फिक्स किया गया है और वो उतना रेंट दे नहीं पाता था, तो उस रेंट को देने के लिए वो क्या करता था, किसी दूसरे व्यक्ति से, या वो जो गांव में मनी लेंडर होता था, साहूकार होता था, उससे उधार लेता था। और फिर अगले साल फिर उसका इतना प्रोडक्शन नहीं होता था और रेंट इतना ज़्यादा हाई था कि रेंट पे करने के चक्कर में इधर वो लोन जो उसने लिया था वो पे नहीं कर पाता था। तो उस चक्कर में जब लोन वो नहीं पे कर पा रहा था तो वो जो ज़मीन और जो मनी लेंडर है, साहूकार जिसने उसको पैसे दे, वो उसकी ज़मीन छीन लेता था। तो किसानों के साथ ढेर सारी समस्या थी। अगर रेंट ना दे तो ज़मींदार ज़मीन छीन ले, अगर वो जो पैसे लोन लिए हैं अगर वो ना दे तो जो साहूकार है, जो मनी लेंडर है, वो ज़मीन छीन ले। तो एक तरफ अंग्रेज़ों को प्रॉब्लम थी इस व्यवस्था से, एक तरफ किसानों को प्रॉब्लम थी इस व्यवस्था से, साथ साथ ज़मींदारों को भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई सारी जगहों पे जो है वो रेंट जो काफ़ी ज़्यादा हाई फिक्स किया गया था। तो इस समस्या जो परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था थी, इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स उभर के आए और उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अंग्रेज़ों ने फिर दूसरा सिस्टम लेकर आया वो। तो दूसरा सिस्टम क्या था, और उसके बाद दो सिस्टम आए। जो पहला सिस्टम उन्होंने, उसके बाद दो अलग अलग सिस्टम लेकर आए वो परमानेंट सेटलमेंट के बाद। पहला बोलते हैं इसको महालवाड़ी बोलते हैं और सेकंड है द मुंड्रो सिस्टम, यानी कि रैयतवाड़ी बोलते हैं।